आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं, चेक बाउंस के केसेस के संबंध में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त जजमेंट देते हुए न्यू प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए गए हैं और यह जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को दिया गया है और यह केस कानपुर का केस था। तो आज के इस एपिसोड में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 138 NI एक्ट चेक बाउंस के केस के संबंध में जो ये महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है, उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप एडवोकेट हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़रूर यह जजमेंट आपके नॉलेज में आया होगा और अगर नहीं आया है अभी तक तो भी आप इस जजमेंट के बारे में ज़रूर जान लें। और आपका कोई चेक बाउंस से संबंधित केस चल रहा है तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली चेक बाउंस के केस में किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, वैसे मैंने चेक बाउंस के संबंध में कई वीडियोस बनाए हैं। मेरे चैनल में सेक्शन 138 NI एक्ट जो चेक बाउंस के केस से संबंधित है, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप डिटेल में उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने बताया है कि चेक बाउंस के केसेस को कोर्ट में दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। चेक बाउंस होने के बाद हम पहले क्या करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोज़ में बताया है। इस जजमेंट के बारे में समझने से पहले मैं यहाँ आपको ब्रीफ कर दूं, जिससे कि जजमेंट के बारे में जब मैं बात करूँगा तो समझना आसान होगा। जब कोई व्यक्ति चेक देता है किसी को और चेक बैंक में जमा करने के बाद चेक कैश नहीं होती, डिसऑनर हो जाती है, तो फिर डिसऑनर होने की सूचना बैंक के द्वारा जब डिसऑनर की सूचना मिल जाएगी, उसके 1 महीने के अंदर लीगल नोटिस भेजनी होती है चेक इशू करने वाले व्यक्ति को एडवोकेट के जरिए। और लीगल नोटिस के रिसीव होने के 15 दिनों तक उस बाउंस चेक की जो पेमेंट थी उसको वापस लेने का वेट किया जाता है। और अगर वह व्यक्ति नोटिस रिसीव होने के 15 दिन तक उस चेक की धनराशि को अदा नहीं करता तो का जो फिक्सन शुरू हो जाता है मुकदमा दाखिल करने का, और 1 महीने के अंदर मुकदमा दाखिल किया जाता है। यानी रिसीविंग के 15 दिन बाद 1 महीने के अंदर फिर हम मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में। साथियों, यह जो मामला था, अब इसके बारे में देखते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया हुआ था। यह कानपुर का मामला था। केस था प्रशांत चौधरी वर्सेज रितेश कुमार सिंह। 138 का मामला था। दाखिल होता है 138 का केस। लगभग 12,50,000 की चेक का मामला था। चेक बाउंस हो जाती है, लेन देन का आपस में मामला चलता था। बाउंस होने के बाद लीगल नोटिस भेजी जाती है। लीगल नोटिस भेजने के बाद भी जब पैसा नहीं मिलता है तो कोर्ट में कंप्लेन कर दी जाती है 138 NI एक्ट के तहत। कंप्लेन दाखिल होने के बाद जिस व्यक्ति ने चेक जारी की थी, कोर्ट के द्वारा उसको सम्मन जारी कर दिया जाता है। कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी होने के बाद जो आरोपी व्यक्ति था चेक जारी करने वाला, वह आता है और समनिंग ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी निकालता है और सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर देता है। सेशन कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन को डिसमिस कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट का जो समनिंग ऑर्डर था उसको कंफर्म कर दिया जाता है। अब उस व्यक्ति के द्वारा सेशन कोर्ट के इस रिवीजन के डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट और मजिस्ट्रेट द्वारा समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट 482 CRPC में हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलिनियस रिट दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया हाई कोर्ट में, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 4547/2023, प्रशांत चौधरी बनाम रितेश कुमार सिंह, ये पार्टी नेम मैंने आपको पहले बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कहा जाता है कि इस मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेते हुए और समनिंग ऑर्डर जो पास किया गया वो कानून सम्मत नहीं है। बैड इन आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में यह गलत है। और रिविजनल कोर्ट के द्वारा भी इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं देखा गया। और महत्वपूर्ण जो पॉइंट रेज किया जाता है कि कंप्लेंट में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो लीगल नोटिस भेजी गई थी वो किस तारीख को उस व्यक्ति को मिली।
और जब तक सर्विस की डेट नहीं होगी तब तक आप 15 डेज किस तारीख से काउंट करेंगे? अननोन डेट से तो 15 डेज काउंट नहीं कर सकते हैं। और सर्विस की नोटिस की सर्विस के 15 डेज के बाद मुकदमे को फाइल करने का कॉज ऑफ एक्शन बनता है, शुरू होता है। तो ये महत्वपूर्ण आर्गुमेंट किया जाता है कि यह एक टेक्निकल लीगल इशू है। जब तक कि कंप्लेंट में सर्विस को नोटिस की सर्विस की डेट मेंशन नहीं की जाएगी तब तक 15 डेज का पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। इस तरीके से मजिस्ट्रेट के द्वारा जो समनिंग ऑर्डर किया गया वह गलत किया गया और आरोपी के एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग का भी हवाला दिया जाता है। वह रूलिंग थी त्रिकम भाई पटेल वर्सेज हितेंद्र महेंद्र भाई पटेल। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और यह कहते हुए फाइनली ये कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा समनिंग ऑर्डर और रिविजनल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया वो दोनों गलत हैं, दोनों को क्वेश कर दिया जाए। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को डिटेल में सुना जाता है, पूरी फाइल को पेरूज किया जाता है, अवलोकन किया जाता है और यह करने के बाद यह बात कही जाती है कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट इज वेरी मच क्लियर दैट द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि जो नोटिस की रिसीव की डेट है वो बहुत ज़रूरी है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट के केस दीपक कुमार का हवाला दिया जाता है और एक अजीत सीड्स लिमिटेड वर्सेज के गोपाला कृष्णन, इनका भी हवाला दिया जाता है। दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है और यह कहा जाता है कि नोटिस की सर्विस की डेट तो जरूरी है, but it is not necessary that any particular date as regard receipt of demand should be mandatorily be mentioned in the complaint itself। यह जरूरी नहीं है कि जो नोटिस की सर्विस की जो डेट हो उसको कंप्लेंट में लिखा जाए। हाँ दोस्तों, कंप्लेंट में 138 एक्ट की कंप्लेंट में किस तारीख को नोटिस मिली उस डेट को मेंशन करना जरूरी नहीं है, जबकि उससे संबंधित डॉक्यूमेंट कंप्लेंट के साथ लगे हों। तो दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया। अगर बाय डिफॉल्ट मिस्टेक से कंप्लेंट में नोटिस की सर्विस की डेट लिखना आप भूल जाते हैं, लेकिन नोटिस भेजी गई, नोटिस की सर्विस हुई, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, जो इंटरनेट से निकली हुई ट्रैकिंग रिपोर्ट वगैरह होती है, उसको आप एनेक्ज कर देते हैं, तो हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कंप्लेंट में नोटिस की सर्विस की डेट लिखना जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण कानूनों का भी जिक्र किया जाता है, एक सेक्शन 27 जर्नल क्लॉजेज एक्ट, एक सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट। 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन की बात कही गई है कि अगर नोटिस एक बार भेज दी गई, सही एड्रेस पर भेज दी गई, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको मिल गई। और सेक्शन 27 जनरल क्लॉजेज में एक्ट में कहा गया है कि अगर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजी गई है, करेक्ट एड्रेस पे भेजी गई है, तो अगर कुछ रिसीविंग से संबंधित वापस नहीं आता है या लिफाफा वापस आ जाता है तो भी सर्विस मान ली जाएगी। दोस्तों, तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी एनआई एक्ट के केसेस के संबंध में। मैं समझता हूं कि यह एक नया प्रिंसिपल सेक्शन 138 के केसेस के लिए हाई कोर्ट के द्वारा लेट डाउन कर दिया गया। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।